सन 1959 की गर्मी की एक शाम सिक्किम के युवराज थोंडुप की मर्सिडीज कार दार्जिलिंग के विंडरमेयर होटल के बाहर आकर रुकी। होटल के लाउंज में जाकर उन्होंने अपनी पसंदीदा ड्रिंक ऑर्डर की। उस शाम उनकी आंखें लाउंज के कोने में बैठी एक युवा लड़की पर आकर रुक गई। मिनटों में ही उन्होंने अपने दोस्तों से पता लगा लिया कि वो एक अमेरिकन छात्र है, भारत में छुट्टियां मनाने आई हैं और विंडरमेयर होटल में कुछ दिनों के लिए ठहरी हुई हैं। उस लड़की का नाम था होप कुक। युवराज की होप कुक से मुलाकात हुई। मिलते ही दोनों एक दूसरे की तरफ आकृष्ट हो गए। 36 वर्षीय युवराज की पत्नी का देहांत हो चुका था। उनके 3 बच्चे थे। वो एक शर्मीले शख्स थे जो थोड़ा हकलाते थे। होप कुक की उम्र उस समय मात्र 19 साल थी। इस मुलाकात के बाद युवराज और होप अगले 2 सालों तक नहीं मिले। सन 1961 में होप कुक एक बार फिर भारत आई और दार्जिलिंग के उसी विंडरमेयर होटल में फिर ठहरी। बाद में उन्होंने अपनी आत्मकथा टाइम चेंज में याद किया। मुझे नहीं पता कि युवराज को कैसे पता चल गया कि मैं विंडरमेयर होटल में ठहरी हुई हूं। इस बार मैं अकेले चाय पी रही थी कि उन्होंने पार्लर में प्रवेश किया। वो गोरखा रेजिमेंट में ऑनरेरी अफसर थे और वो गैंगटोक से एक सैनिक कार्यक्रम में भाग लेने दार्जिलिंग आए हुए थे। शाम को उन्होंने मुझे जिमखाना क्लब में अपने साथ डांस करने के लिए आमंत्रित किया। उस रात वो बहुत अच्छे मूड में थे। उन्होंने मुझसे फुसफुसा कर कहा, एक दिन हम दोनों वियना में साथ साथ घूमेंगे। उसी रात डांस के दौरान ही युवराज ने होप से पूछा, क्या वो उनके साथ शादी करने के बारे में सोचेंगी? युवा अमेरिकी होप कुक अभी 21 साल की भी नहीं हुई थी। उन्होंने युवराज का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। कुछ ही दिनों के अंदर थोंडुप होप को गैंगटोक ले गए। राजमहल को देखते ही होप 7वें आसमान पर पहुंच गई। सन 1963 में जब होप की सिक्किम के युवराज से शादी हुई तो अमेरिकी प्रेस ने उन्हें हाथों हाथ लिया। उनकी तुलना हॉलीवुड की अभिनेत्री ग्रेस केली से की गई, जिन्होंने मोनाको के राजकुमार रेनियर तृतीय से शादी की थी। चोग्याल और होप की शादी के बाद से ही पश्चिम, खासकर अमेरिका के सामाजिक और राजनीतिक हलकों और प्रेस में उनके बारे में काफी चर्चा होने लगी। होप भी इस तरह व्यवहार करने लगी जैसे वो स्वाधीन सिक्किम की रानी बनने वाली हों। होप कुक से मिलने वाले विदेशी मेहमानों की संख्या में बढ़ोतरी होने लगी। भारत में अमेरिकी राजदूत केनेथ कीटिंग और अमेरिकी कांग्रेस के सेनेटर चार्ल्स पर्सी उनसे खास तौर से मिलने गैंगटोक आए। रॉ के विशेष सचिव रहे जीबीएस सिद्धू अपनी किताब सिक्किम डॉन ऑफ डेमोक्रेसी में लिखते हैं, विदेशी लोगों से होप की इन मुलाकातों का असर यह हुआ कि पश्चिम में भारत के खिलाफ इस तरह का प्रचार होने लगा जैसे वो सिक्किम की स्वाधीनता में रोड़े अटका रहा हो। यहां यह कहना जरूरी है कि भारत पर 1950 की संधि को बदलने का जोर लगाने के पीछे चोग्याल का हाथ था, लेकिन इसको अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बनाने में उनकी मदद कर रही थीं उनकी पत्नी होप कुक। उस समय दिल्ली में अमेरिकी दूतावास में काम करने वाले अमेरिकी विदेश सेवा के अधिकारी विलियम ब्राउन याद करते हैं, 60 के दशक में होप कुक हमारी उपस्थिति में भारत पर तंज करने का कोई मौका नहीं छोड़ती थी। सन 1966 में होप कुक ने नामग्याल इंस्टीट्यूट की पत्रिका में सिक्किमीज थ्योरी ऑफ लैंड होल्डिंग एंड द दार्जिलिंग ग्रांट शीर्षक से एक लेख लिखा। इस लेख में उन्होंने 1835 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दार्जिलिंग जिला दिए जाने की वैधता पर
सवाल उठाए। उनका तर्क था कि दार्जिलिंग को सिर्फ लीज पर ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंपा गया था। चूंकि सिक्किम पर राज परिवार का हक है, इसलिए दार्जिलिंग को सिक्किम को लौटाया जाना चाहिए। यह लेख एक राजनीतिक डायनामाइट साबित हुआ। एंड्रयू डफ अपनी किताब सिक्किम रिक्वीम फॉर अ हिमालयन किंगडम में लिखते हैं। होप कुक ने हालांकि बाद में अपनी आत्मकथा में सफाई दी कि इस लेख का उद्देश्य सिर्फ एक अकादमिक बहस छेड़ना मात्र था, लेकिन इसका विपरीत असर हुआ। भारतीय प्रेस को यह लगा जैसे उन्होंने दार्जिलिंग के भारतीय स्वामित्व की वैधता पर सवाल उठा दिए हों। कुछ ही दिनों में भारतीय अखबारों की सुर्खियां थी, CIA एजेंट के पंख निकले या ट्रोजन घोड़ी की गंगटोक में दस्तक। कुछ ही दिनों में होप कुक का लिखा लेख इंदिरा गांधी की मेज तक पहुंचा दिया गया। इंदिरा के लिए यह लेख खतरे की घंटी था। सुनंदा दत्ता रे अपनी किताब स्मैश एंड ग्रैब में लिखते हैं, भारत की संसद में जब उस मुद्दे पर सवाल उठाए गए तो इंदिरा गांधी ने सांसदों को आश्वासन देते हुए कहा कि दार्जिलिंग पर सिक्किम के दावे की मांग किसी जिम्मेदार हलके से नहीं आई है। जिम्मेदार हलके शब्द का प्रयोग कर इंदिरा गांधी होप के नादानी भरे वक्तव्य के बारे में गंगटोक को साफ संदेश देना चाह रही थी। गंगटोक में भी चोग्याल ने अपने आप को अपनी पत्नी के रुख से अलग करते हुए ऐलान किया, मेरी सरकार मेरे देश और उसके लोगों के अधिकारों की रक्षा और उसकी भलाई से जुड़े किसी भी मुद्दे को बिना नामग्याल इंस्टीट्यूट और उसकी पत्रिका की मदद लिए हैंडल करने के लिए सक्षम है। भारत के कई हलकों में कहा जाने लगा कि CIA के ऑपरेटर्स ये मौका कैसे हाथ से जाने दे सकते थे जब सामरिक रूप से महत्वपूर्ण देश का एकाकी राजा दार्जिलिंग के एक होटल में एक अमेरिकी युवती के प्रेम पाश में पड़ा हो। लेकिन भारत के खुफिया सूत्र ये नहीं मानते कि होप कुक CIA एजेंट थी, जिसे एजेंसी ने अमेरिकी हितों की रक्षा के लिए गंगटोक में रखा था। रॉ के विशेष सचिव रहे GBS सिद्धू लिखते हैं, अगर CIA वाकई सिक्किम की आजादी के लिए काम करना चाहती तो वो इस ऑपरेशन को बेहतर ढंग से प्लान करती। अगर वास्तव में ऐसा होता तो होप दक्षिण और पश्चिम सिक्किम में अपनी उपस्थिति दर्ज कराती। वो उपेक्षित नेपाली मूल के लोगों के लिए अस्पताल, स्कूल वगैरह खोलकर चोग्याल के लिए उनकी सहानुभूति जीतने की कोशिश करती। दूसरे, वो चोग्याल को सलाह देती कि वो प्रशासन पर अपनी मजबूत पकड़ ढीली कर कुछ शक्तियां लोगों के चुने हुए प्रतिनिधियों के साथ बांटे। इसके ठीक उल्टे उन्होंने चोग्याल को अपने लोगों, खासकर नेपाली मूल के लोगों से दूर कर दिया। वो बिल्कुल तिब्बती रानी की तरह व्यवहार कर, उन जैसे सामाजिक शिष्टाचार अपनाकर उन जैसे कपड़े भी पहनने लगी। सिद्धू आगे लिखते हैं, एक सेकंड के लिए मान भी लिया जाए कि वो CIA एजेंट थी भी, उनके हैंडलर्स अनाड़ी थे जिन्हें जमीनी हालात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। वैसे भी CIA को चोग्याल से अतिरिक्त जानकारी की जरूरत नहीं थी, क्योंकि चोग्याल और उनके खुफिया प्रमुख कर्मा तोपडेन के बारे में कलकत्ता के CIA अधिकारियों को जानकारी थी। 50 के दशक में चोग्याल ने युवराज के रूप में 2 बार तिब्बत की यात्रा की थी और दोनों बार वहां से वापसी के बाद कलकत्ता के काउंसलेट में तैनात CIA अधिकारियों ने उन्हें डिब्रीफ किया था। जब भी वो कलकत्ता जाते थे, वो उसी इलाके में ठहरते थे जहां अमेरिकी काउंसलेट हुआ करता था। इन परिस्थितियों में CIA और MI6 के जासूस उनसे नियमित रूप से
संपर्क में रह सकते थे। CIA जैसी तकनीकी रूप से सक्षम एजेंसी के लिए एक पूरी तरह से दुनिया की नजरों में आने वाली होप जैसी हाई प्रोफाइल संपर्क से कहीं बेहतर दूसरे स्रोतों से जानकारी जुटाना आसान होता। लेकिन चोग्याल की तुलना में होप इस मामले में होशियार थी कि उन्हें 8 मई 1973 को भारत से किए गए समझौते के वास्तविक परिणामों की भनक लग गई थी। इसलिए 2 महीने बाद अगस्त में उन्होंने हमेशा के लिए सिक्किम छोड़ने की योजना बना ली थी। ऐसा कर वो अपने पति के अंतिम पतन की गवाह बनने के दुखद काम से बच गई थी। होप ने 14 अगस्त 1973 को हमेशा के लिए सिक्किम छोड़ दिया। सिक्किम के मुख्य कार्यकारी रहे BD दास अपनी आत्मकथा मेमोइर्स ऑफ द इंडियन डिप्लोमैट में लिखते हैं, चोग्याल ने होप से अनुरोध किया कि वो उन्हें छोड़कर न जाएं, क्योंकि इस मुश्किल समय में उन्हें उनकी जरूरत है। लेकिन उन्होंने चोग्याल का अनुरोध नहीं माना। मैं होप कुक को हेलीपैड छोड़ने गया। उनके आखिरी शब्द थे, मिस्टर दास, आप मेरे पति का ध्यान रखिए, अब मेरी यहां कोई भूमिका नहीं है। होप कुक कई लोगों के लिए एक पहेली थी। कुछ लोग उन्हें CIA का एजेंट कहते थे, लेकिन किसी को असली कहानी पता नहीं है। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि उन्होंने चोग्याल को भारत विरोधी रुख अख्तियार करने के लिए उकसाया। उन्होंने स्कूलों का पाठ्यक्रम बदलकर भारत विरोधी कहानियों और कार्टूनों को जगह दी। भारतीय नेताओं और अधिकारियों के सामने वो रानी की तरह व्यवहार करती थी, लेकिन उनके पीठ पीछे गुस्से में वो भारत के लिए अपशब्द कहती थी। कुछ ही दिनों बाद उन्होंने चोग्याल से तलाक मांग लिया था और अपनी अमेरिकी नागरिकता दोबारा हासिल कर दी थी, जिसे उन्होंने चोग्याल से विवाह के बाद छोड़ दिया था। लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि होप ने चोग्याल का साथ इसलिए छोड़ा क्योंकि उनके संबंध पहले जैसे नहीं रह गए थे। होप कुक और चोग्याल के संबंधों में दरार आनी तब शुरू हुई जब चोग्याल ने बेल्जियम की एक शादीशुदा महिला से संबंध बनाने शुरू कर दिए। होप के पहले बच्चे के जन्म लेने से पहले वो उस महिला से मिलने बेल्जियम जा पहुंचे। होप कुक अपनी आत्मकथा में लिखती हैं, उनकी प्रेमिका उन्हें प्रेम पत्र लिखा करती थी। कई बार जब वो मुझे गले लगाते थे तो मैं महसूस कर पाती थी कि उनके ड्रेसिंग गाउन की जेब में कुछ कागज रखे हुए हैं। अक्सर वो प्रेम पत्र उनकी जेब से गिर जाते थे, जिन्हें उठाकर मैं पढ़ लेती थी। चोग्याल की अत्यधिक शराब पीने की आदत ने भी होप को उनसे दूर कर दिया था। शराब के नशे में एक बार चोग्याल ने उनका रिकॉर्ड प्लेयर खिड़की से नीचे फेंक दिया था। 30 जून 1974 को दिल्ली में इंदिरा गांधी के साथ चोग्याल की बातचीत असफल हो जाने के बाद सिक्किम का भारत में विलय का रास्ता साफ हो गया था। 9 अप्रैल 1975 को भारतीय सैनिकों ने सिक्किम के राजमहल को घेरना शुरू कर दिया था। GBS सिद्धू लिखते हैं, गेट पर तैनात संतरी बसंत कुमार चेत्री ने अपनी राइफल तान भारतीय सैनिकों से रुकने के लिए कहा। भारतीय सैनिकों ने उसे गोली से उड़ा दिया। चोग्याल ने घबराकर अपने पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर गुरबचन सिंह को यह जानने के लिए फोन किया कि क्या हो रहा है, लेकिन रिसीवर जनरल खुल्लर की तरफ बढ़ा दिया गया, जो गुरबचन के पास बैठे हुए थे। जनरल खुल्लर ने चोग्याल से कहा कि वो सिक्किम गार्ड्स को हथियार डालने का आदेश दे। सिक्किम गार्ड के 243 सैनिकों की टुकड़ी को भारतीय सैनिकों ने घेर लिया। उन्होंने अपने हथियार डालकर अपने हाथ ऊपर उठा दिए। पूरा ऑपरेशन 20 मिनट में समाप्त हो गया। उस दिन 12:45 पर
सिक्किम का आजाद देश का दर्जा खत्म हो गया। चोग्याल ने हैम रेडियो पर इसकी सूचना पूरी दुनिया को दी। इंग्लैंड के एक गांव में एक रिटायर्ड डॉक्टर और जापान और स्वीडन में 2 अन्य लोगों ने उनका ये आपात संदेश सुना। इसके बाद चोग्याल को उनके महल में नजरबंद कर दिया गया। सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाने का संविधान संशोधन विधेयक 23 अप्रैल 1975 को लोकसभा में पारित कर दिया गया। 3 दिन बाद 26 अप्रैल को यह बिल राज्यसभा में पारित हुआ। 15 मई 1975 को जैसे ही राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने बिल पर हस्ताक्षर किए, सिक्किम में नामग्याल राजवंश का शासन समाप्त हो गया। चोग्याल इस सदमे से कभी उबर नहीं पाए। उनको कैंसर हो गया। उनको इलाज के लिए अमेरिका ले जाया गया। 29 जनवरी 1982 की सुबह चोग्याल पाल्डन थोंडुप नामग्याल ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। चोग्याल की मृत्यु के बाद होप कुक अमेरिका में ही रही। सन 1989 में उन्होंने ओपरा विनफ्रे के टॉक शो ओपरा में भाग लिया। सिक्किम से उन्होंने अपने संबंध बनाए रखे हैं, लेकिन वो वहां कभी वापस नहीं लौटी। उन्होंने इतिहासकार माइक वेलिस से 1983 में दूसरी शादी की, लेकिन उनसे भी उनका तलाक हो गया। वो अभी भी न्यूयॉर्क में रहती हैं।